हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मई मंथ की करंट अफेयर कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग 23 और 24 मई के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक साथ करेंगे। ठीक है, इसके पहले 22 मई तक के क्वेश्चन को करा दिया गया है। जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको जो है क्वेश्चन फॉर्म में करा दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मई 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है। तो जो पहला मध्य एशियाई देश बना है ये यहाँ पे हो गया उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान बना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला मध्य एशियाई देश बना है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ध्यान रखिएगा किस चीज़ में पहला मध्य एशियाई बना है, तो AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने वाला। इसका हम लोग जो है अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान बन गया है। 2029 AFC महिला एशियाई कप ये जो है 22वां संस्करण होगा। ठीक है, और एशियाई फुटबॉल परिसंघ, इसी को जो है AFC बोलते हैं, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया गया है, ने 2026 और 29 के लिए ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को मेज़बान के तौर पर चुना है। तो ये भी याद रखिएगा कि मेज़बान के तौर पर किसे चुना गया है, तो ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को चुना गया है। ठीक है, वो भी किसके लिए, 2026 और 2029 के लिए। भारत ने साल 2022 में 20वें AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी की थी। तो भारत का अगर पूछ ले कि भारत ने कौन से उसे की थी, तो कूट बना के पूछ सकता है। तो यहाँ पे 20वें AFC महिला एशियाई की मेज़बानी की थी। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि मई 2024 में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है, तो चीन ने लगाया है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो ताइवान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ताइवान जो है इसकी राजधानी ताइपे शहर है, और मुद्रा अगर यहाँ की देखें तो न्यू ताइवान डॉलर है, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये हैं लाई चिंगते। ठीक है, लाई चिंगते। और ये जो ताइवान है ये एशिया में उपस्थित है, ये जो कंट्री है एशिया में है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि तीसरे एलोडा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो जो भारत ने पदक जीते हैं, कितने जीते हैं ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 12 पदक। ठीक है, भारत ने जो है तीसरे एलोडा कप 2024 में 12 पदक जीते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय मुक्केबाजी दल ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित तीसरे एलोडा कप 2024 में दो जो है स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि स्वर्ण पदक कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, और ये आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो अस्ताना में हुआ था। 2 बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन और मीनाक्षी ने तीसरे एलोडा कप 2024 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक जो है निकहत जरीन और मीनाक्षी ने जीता है। अब थोड़ा हम लोग एलोडा कप के बारे में देख लेते हैं। तो एलोडा कप जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है जो 12 से 19 मई 2024 तक अस्ताना शहर के भौतिक संस्कृति और खेल विभाग और कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसका जो पहला संस्करण है ये एलोडा कप 2022 में आयोजित किया गया था, जो इसका पहला संस्करण था। कोई पहला संस्करण पूछ देता है अगर बहुत डीपली पूछेगा तो। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल एग्जीबिशन 9वें फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के फैबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है, और जो इसका उद्देश्य है यह है कपड़ा और रेडीमेड परिधान उद्योग में नई तकनीकी डिजाइन और उद्योग के रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। और ये जो प्रदर्शनी है ये गांधीनगर के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये थी इतनी जानकारी है इसके बारे में। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो अभ्यास साइबर सुरक्षा जो 2024 है
ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का जो लक्ष्य है, ये साइबर रक्षा कौशल, तकनीकी और क्षमताओं को बढ़ाकर प्रतिभागियों को सशक्त बनाना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो CDS जनरल हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, अनिल चौहान ने 5 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया और ये जो इसका आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में विश्व के पहले प्रमुख AI कानून को किसने मंजूरी दी है? तो पहले प्रमुख AI कानून को जो मंजूरी दिया है तो EU ने दिया है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि पहला जो है ये काम हो रहा है यहाँ पे, प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी गई है और इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो EU है यानी कि यूरोपीय संघ जो है, इसने AI अधिनियम को अंतिम हरी झंडी दे दी है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम है। यह जो है अभूतपूर्व कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए AI प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो इस ऑप्शंस में है नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों जो है मिल करके फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किए हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। 3 यूरोपीय देशों में नॉर्वे फिलिस्तीन राज्य की मान्यता की घोषणा करने वाला पहला देश था। ठीक है, तो पहला देश कौन था? नॉर्वे था। फिलिस्तीन प्राधिकरण के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 142 देश पहले ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो जो प्रोजेक्ट ईशान है, इसका संबंध अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का कोई भी न्यूज़ रहता है और कोई प्रोजेक्ट अगर किसी चीज़ से संबंधित है तो वो जो है ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसको आने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट ईशान जो लॉन्च हुआ है उससे जो है पूछा है कि किससे संबंधित है। तो ये जो है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अगर यहाँ पे कुछ जो है एक्सप्लेनेशन इसको देखते हैं। तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट ईशान जो है ये इसका अगर फुल फॉर्म देखें ईशान का, तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। ये जो है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने देश भर में फैले अपने 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन 4 उड्डयन क्षेत्रों को नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में संयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नागपुर नाम इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे केंद्रित किया जा रहा है, तो ये नागपुर में, और इसमें 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग प्री फायर ध्रुवीय मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नासा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसका जो पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगर इसकी स्थापना देखें कब हुई थी, तो ये जो है 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में, और यहाँ के जो प्रशासक हैं इसके ये हैं बिल नेल्सन। तो स्थापना पूछ देता है और मुख्यालय भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा कि नासा का जो है स्थापना कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ पे है। अब आ गए हम लोग 10th नंबर के क्वेश्चन पे। मई 2024 में गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 2586वीं 2586वीं जयंती जो है गौतम बुद्ध की मनाई गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैशाख माह में बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की
जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम लोग बुद्ध के जन्म का नाम अगर देखें कि क्या था, तो ये सिद्धार्थ नाम था इनका। और इनका जो जन्म है ये लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और अगर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बिहार के बोधगया में एक बोधि वृक्ष था उसके नीचे प्राप्त हुई थी। और जो इनकी मृत्यु है ये 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। तो ये जो है इतनी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड हैं गौतम बुद्ध से, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कूट बना के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मई 2024 में सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT किसने लॉन्च किया है? तो AI मॉडल GPT 40 जो है ये किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ओपन AI ने किया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT 40 लॉन्च किया गया है ओपन AI के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ओपन AI क्या है। तो जो ओपन AI है, अगर इसकी स्थापना देखें तो ये दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये सैन फ्रांसिस्को में है, यानी कि अमेरिका में है। और जो इसके CEO हैं ये हैं सैम अल्टमैन। ठीक है, तो ओपन AI के बारे में जो मेन जानकारी थी यहाँ पे बता दी गई है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है श्रीनिवास R कुलकर्णी है, इन्हीं को जो है प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर कोई भारतीय मूल का वैज्ञानिक होता है और उससे अगर इस तरह का कोई पुरस्कार दिया जाता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के एग्ज़ाम के लिहाज से। ठीक है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनका नाम है श्रीनिवास R कुलकर्णी। ठीक है, आगे देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसकी आबादी बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है इसकी आबादी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन जो है अधिकतर चंबल नदी में पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस नदी में पाई जाती है, तो चंबल नदी में। और गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सूसू या फिर हीहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन बनाने में ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं अगर उसके बारे में कुछ नया पता चला है तो। और अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो ये है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। तो ये है डॉल्फिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 2024 में 10वें विश्व जल मंच यानी WWF का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे बाली में, बाली इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, तो ये जो है विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो जो इसकी थीम थी 2024 की, ये थी साझा समृद्धि के लिए जल। तो ये थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी जो ISA है, इसका 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो जो इसका 99वां सदस्य देश बना है ये जो है अगर देखें यहाँ पे तो ये स्पेन बना है। ठीक है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कोई नया देश जुड़ता है, उसका सदस्य बनता है, तो वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेन का नाम याद रखिएगा, क्योंकि स्पेन जो है 99वां सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देख लेते हैं। अगर इसकी स्थापना देखें तो ये 30 नवंबर 2015 को की गई थी। ठीक है, 30 नवंबर 2015 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये गुरुग्राम में स्थित है, जो कि हरियाणा में स्थित है, गुरुग्राम में। और इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं अजय माथुर। ठीक है, अजय माथुर हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में समाचारों में देखी गई R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा मलेरिया के लिए की गई है। किसके लिए? मलेरिया के लिए। इसका नाम याद करने के लिए एक ट्रिक भी यहाँ पे हो सकता है।
R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है, तो एम से आप समझ लीजिए कि मलेरिया है, ठीक है, एम से मलेरिया, तो इसके नाम में ही जो बीमारी है उसका नाम छिपा हुआ है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 2024 कैसाब्लांका शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो पहली 2024 कैसाब्लांका जो शतरंज प्रतियोगिता है ये किसने जीती है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीती है, मैग्नस कार्लसन ने जीती है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो विश्व शतरंज संघ के 100 साल होने के उपलक्ष्य में खेले गए कैसाब्लांका शतरंज का खिताब नॉर्वे के 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन। और इसमें जो शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं, जो शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं, तो पहले तो मैग्नस कार्लसन हो गए, ठीक है, दूसरे हैं हिकारू नामापुरा, विश्वनाथ आनंद जो है तीसरे नंबर पे हैं, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद तीसरे नंबर पे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में किस संस्थान ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है? तो कैल्शियम कार्बाइड से अधिकतर फल पकाए जाते हैं, जैसे आम वगैरह, ठीक है, तो इससे जो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है ह्यूमन बॉडी पे, या जो लोग इसको कैल्शियम कार्बाइड को किसी भी तरह से अपनी बॉडी में ले रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है, तो किसने दी है ये बताना है। तो यह है FSSAI, ठीक है, FSSAI ने जो है चेतावनी दी है कि इसके इस्तेमाल को ना किया जाए। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसे ही शॉर्ट में जो है FSSAI बोलते हैं, ने आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों को FSS अधिनियम 2006 और इसके नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। तो ये अधिनियम का नाम जरूर याद रखिएगा, 2006 का अधिनियम है, ठीक है, FSS अधिनियम 2006। अब हम लोग जो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है, यानी कि FSSAI जो है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और जो CEO हैं इस टाइम इसके ये हैं G कमलावर्धन राव। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन था, और सॉरी यहाँ पे 20 हो गया है, ठीक है, चलिए देखते हैं। मई 2024 में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? तो ये जो दूषित रक्त घोटाला है, अगर इसका हम लोग संबंध देखें किस देश से है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से इसका संबंध है, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम के दूषित रक्त घोटाले की एक स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें पाया गया है कि सरकार ने उन त्रुटियों को छुपाया है जिसके कारण हजारों लोग HIV या हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए हैं। तो बीमारी का नाम याद रखिएगा, HIV और हेपेटाइटिस, ठीक है। और ये दूषित रक्त घोटाला क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। तो ब्रिटिश चिकित्सा घोटाला, जिसमें दूषित रक्त या दूषित क्लॉटिंग कारक उत्पाद प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस C और HIV से संक्रमित हो गए थे। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है इस टाइम पे, और ये जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये जो है याद रखिएगा, तो बीमारी का नाम हेपेटाइटिस C और HIV रोग, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स टोटल 20 क्वेश्चंस, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जो क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको अगर हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप जो है इसकी PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।